गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ आपके समक्ष अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर सुषमा रानी। चलते हैं क्लास में। जैसे कि हमें पता है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं अभी तक मुस्लिम एजुकेशन को हम पढ़ रहे हैं। मुस्लिम एजुकेशन की हमने प्राइमरी और हायर एजुकेशन पढ़ा। प्राइमरी और हायर एजुकेशन की क्या व्यवस्था थी, क्या करिकुलम है, क्या टीचिंग मेथड है, क्या उनका वो रिलेशंस था टीचर्स का, और क्या उनकी शिक्षा की व्यवस्था थी। ये हमने अभी तक यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन में पढ़ा। अभी जो हम लास्ट की हमने क्लास में पढ़ा था वो था हमारे डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। और आज का भी टॉपिक हमारा कंटिन्यू उस टॉपिक को करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 में इसमें सिर्फ एक दो टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसमें जो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं इसमें हमारे, इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उसको हम आगे इसमें आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो मुस्लिम एजुकेशन थी, जो इसके डीमेरिट्स हैं हम आप यहाँ पर देखेंगे। डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ हिंदूज। जो मुस्लिम एजुकेशन थी, मुस्लिम एजुकेशन में मुस्लिमों को तो शिक्षा की व्यवस्था की गई। सभी जितने भी मुस्लिम थे, मुस्लिम बच्चे थे, उनको मकतब, मदरसे और दरगाह, आयात स्कूल्स, सॉरी, कुरान स्कूल्स और खानगाह, दरगाह, इनमें एजुकेशन की व्यवस्था की गई और उनको उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था और कुरान की आयतें इसमें रटाई जाती थी। लेकिन जो हिंदू स्टूडेंट थे, हिंदू छात्र थे, उनको आ, जो क्योंकि मुस्लिम एक कट्टरतावादी एजुकेशन की व्यवस्था की इन्होंने, सिर्फ कुरान की आयतों को रटाया, तो हिंदू छात्रों की हिंदू के अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था नहीं इन्होंने की। हिंदू छात्रों की इन्होंने उपेक्षा की, उपेक्षा की। लेकिन जो सिकंदर लोधी थे, सिकंदर लोधी ने कुछ हिंदू शिक्षा की व्यवस्था की, कुछ स्टूडेंट्स को शिक्षा, जो इनके मकतब मदरसे थे वहाँ पर एडमिशन दिया। लेकिन उनके साथ जितने भी मुस्लिम स्कूल थे उसमें हिंदुओं के साथ कहते हैं इक्वल बिहेवियर नहीं किया जाता था, इक्वल व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसके आगे जो अकबर अकबर आए थे, अकबर ने भी हिंदुओं को हिंदुओं की एजुकेशन की स्वतंत्र इंडिपेंडेंट व्यवस्था की। उनको इंडिपेंडेंट तरीके से एजुकेशन ग्रहण करने का वो था, अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन कुछ उस टाइम की, क्योंकि मुस्लिम व्यवस्था थी, मुस्लिम कुरान को पढ़ाया जाता था, अरबी में पढ़ाया जाता था, फारसी में पढ़ाया जाता था। तो जो हिंदू शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, वो एक तो इन्होंने अकबर ने कोशिश की अपनी तरफ से कि हिंदुओं के बच्चों को भी हिंदू की तरीके से पढ़ाया जाए, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उसके अनुसार पढ़ाया जाए। बट धीरे 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 जैसे ही लेकिन धीरे धीरे जब ये अकबर यहाँ से हट गए, अकबर के बाद फिर से वही व्यवस्था लागू हो गई जो कि मुस्लिमों की अपनी व्यवस्था थी। और वो बहुत छोटे से एरिया पे, बहुत कम लोगों के लिए व्यवस्था की गई। तो जो हिंदू जितनी भी हमारी पुरानी शिक्षा पद्धतियां चल रही थी, जो हमारी एशियन टाइम से हमारी शिक्षा की पद्धति चल रही थी, जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी उसमें बुद्धिज्म के टाइम में दी जाती थी हमारी, उसमें जितने भी हमारे स्कूल्स और विद्यालय थे, जितने भी हमारे गुरुकुल थे, यहाँ पर मुस्लिमों ने उनको सबको तहस नहस कर दिया। हिंदुओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की। जितने भी मुस्लिम शासक थे उनके सामने ओनली और ओनली टू वो थे कि या तो
उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, दो रास्ते थे, या तो शिक्षा की व्यवस्था की जाए या शिक्षा की उपेक्षा की जाए, हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा की जाए। तो ज्यादातर जितने भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने जो आपका फर्स्ट था कि शिक्षा की उपेक्षा, हिंदुओं के बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा करना, उसको ज्यादा उन्होंने, बजाय उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को चुना, हिंदुओं के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। तो यहाँ पर जितने भी हिंदू के स्टूडेंट थे उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं हुई, और वो इतनी कम मात्रा में बच्चे हिंदुओं की उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए, मतलब बहुत ही कम मात्रा में बच्चे, इक्के दुक्के बच्चे दिखते थे। अदरवाइज जो हमारा मिडेवल काल था, जो मुस्लिम काल था, उसमें मुस्लिमों के बच्चों को ही एजुकेशन की व्यवस्था की गई। हाँ, और हाँ, जितने भी यहाँ पे जितने भी हिंदुओं के संस्थान थे, उनको मुस्लिम शासकों ने तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, उनको ध्वंस कर दिया, तोड़ दिया, है ना। बहुत जितने भी मुस्लिम शासक आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने जितने भी हमारी हिंदू संस्कृति थी उस टाइम पर, जितनी भी हिंदुओं के हमारे स्कूल्स थे, आपका हमारे बुद्धिज्म पीरियड में आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, वल्लभी विश्वविद्यालय है, सबको इन्होंने तहस नहस करते हुए चले गए। तो इसलिए हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा वो हो गई, और सिर्फ अपने मकतब और मदरसों का इन्होंने निर्माण किया, और उनका भी वहीं पर जहाँ पर उसमें मुस्लिम एजुकेशन प्रोवाइड कराई। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन एजुकेशन। जो एजुकेशन थी उसमें, जो मुस्लिम काल की एजुकेशन थी उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक शासक आता, अब मान लीजिए अकबर ने अकबर था, मान नहीं लीजिए अकबर थे, अकबर ने एजुकेशन की एक अच्छी व्यवस्था की कि उसमें हिंदू बच्चों के लिए भी व्यवस्था की, और मुस्लिम की व्यवस्था तो थी ही, मुस्लिमों के लिए भी मतलब एक सुचारू रूप से व्यवस्था की, और हिंदुओं के बच्चों के लिए भी। अब जो नेक्स्ट उसके राजा आता था, वो क्या करता था कि जितने भी आपके स्कूल संस्थान होते थे उन पे वो अकॉर्डिंगली पुराने राजा के ध्यान नहीं देते थे, और वो कहीं ना कहीं उनको कितना बैक फुट पे रखते थे कि ठीक है, वो एजुकेशन की व्यवस्था ठीक से चली तो ठीक है, नहीं चली तो ठीक है। और वो एजुकेशन के सिस्टम पे आगे आने वाले राजा ने ध्यान नहीं दिया, आगे जो भी शासक आए उन्होंने कहीं उस एजुकेशन को किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने बहुत उसको नीचे डाउन कर दिया। तो ये एक स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम की एजुकेशन में, कहीं ज़्यादा थी और कहीं कम थी, और किसी कास्ट को मतलब किसी वर्ग को ज़्यादा थी, हिंदुओं को कम थी, मुस्लिमों को के लिए शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा थी। तो ये भी एक उस टाइम स्टेबिलिटी का कारण था कि स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पर। तो एक यहाँ पर एक शासक आता, एक शासक एक संस्था की स्थापना करता, दूसरा शासक उसे बंद कर देता, एक या उसे नष्ट कर देता। ये यहाँ पर इसकी एक बड़ी डिमेरिट थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी इन एजुकेशन। जो उस टाइम की वो थी शिक्षा, उसमें व्यापकता का अभाव था। कैसे? जो हाँ, जो मुस्लिम एजुकेशन थी तो वो हर एक को मुस्लिम लैंग्वेज यानी कि अरबी और फारसी में ही दी जाती थी। हिंदुओं की जो अपनी लैंग्वेज थी उसमें नहीं दी जाती थी। तो ये भी एक इसमें क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू पॉपुलेशन भी काफ़ी थी
और अदर हिंदू के अदर भी काफ़ी लोग थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन पर फोकस किया, जिसकी वजह से जो हिंदू बच्चे थे वो नहीं पढ़ पाए, और एक इन्होंने सिर्फ जहाँ मुस्लिम एरिया था, जहाँ मुस्लिम बहुल्य था, जहाँ ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी, वहीं पर स्कूल और मदरसे और मकतबों की स्थापना की, दरगाह, खानगाह, कुरान स्कूल, वहीं पर उसी एरिया में जहाँ सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहीं पर इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए, जिससे कि एक पॉपुलेशन जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनके एरिया में इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी स्कूल्स की व्यवस्था नहीं गई, किसी भी तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और उस टाइम पे जो जितने भी मुस्लिम शासक आए, उन्होंने जनसाधारण क्या ना, एक तो जनसाधारण को खुद ही इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम शासक थे और मुस्लिमों ने अपने अकॉर्डिंग चीजें करा रहे थे, तो जनसाधारण को वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, और उसके लिए जनसाधारण के लिए किसी भी शासक ने कोई भी इंतजाम नहीं किए एजुकेशन के। जनसाधारण को अपनी रहमो करम पे छोड़ दिया इन्होंने, कि अगर होगी इनकी एजुकेशन तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। तो इन्होंने जनसाधारण की उपेक्षा की उस टाइम की एजुकेशन में। दूसरा, हाँ, हाँ, जितने भी अमीर लोग थे उस टाइम पे, जो अमीर शासक और जितने भी उस टाइम वजीर होते थे, उस टाइम जो शासन व्यवस्था में अमीरों की बोलबाला था, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने हिसाब से मकतब और मदरसों की स्थापना की। ये एक बड़ा कारण था इसमें, जिससे कि ये नहीं वो हो पाया, मतलब व्यापक हर जगह एजुकेशन की व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरा दूसरा एंड लास्ट इसमें था कि सिर्फ धनी लोग, जो धनाढ़ लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्हीं के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की गई, और उन्हीं के बच्चे उनमें जा सकते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। जो गरीब लोग थे या जो हिंदू लोग थे, वो अपने बच्चों को एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो शिक्षा की व्यवस्था एटलीस्ट, मतलब शिक्षा की जो व्यवस्था है, अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि कहीं भी जो एक शिक्षा पूरे एरिया को, पूरी पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, चाहे आपके इंस्टीट्यूशन उस टाइम के थे वो उनके एरिया में होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट लव ऑफ लग्जरी। स्टूडेंट लव ऑफ लग्जरी, जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम जो थे, वो उन्हें क्या ना विलासप्रियता जीने की आदत थी, मतलब सिर्फ भोग विलासता में लगे रहते थे उस टाइम पे मुस्लिम शासक के। वैसे ही उस टाइम के जो छात्र थे, छात्रों में भी क्या ना, अगर हम देखते हैं पुरानी प्राचीन एंशियंट टाइम को देखते हैं या पोस्ट वैदिक टाइम को देखते हैं, उस टाइम बच्चों को, छात्रों को कठोर परिश्रम करना होता था, सारे कार्य करने होते थे, सारी चीजें खुद से जुटानी होती थी। चाहे आपका गुरुकुल, जितने भी गुरुकुल थे, गुरुकुल में जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी, जितना भी उस गुरुकुल का सिस्टम होता था, चाहे आपका खाने से लेकर कपड़े धोना, सफाई, पूरा भोजन की व्यवस्था, पूरा रहन सहन की व्यवस्था, उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे, खुद से प्रैक्टिकली करते थे सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जो ये मुस्लिम एजुकेशन थी, इन्होंने मकतब और मदरसों में इतनी फैसिलिटीज़ दे दी कि बच्चों को कठोरता से या किसी भी परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जिससे सिर्फ वो एक लग्जरियस लाइफ जीते थे। सिर्फ लग्जरी की तरफ उन्होंने अपने आप को मोड़ लिया, और वो जो प्राचीन या एशियन टाइम के स्टूडेंट थे, उनकी तरह उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और उनका डेवलपमेंट भोग विलासता की तरफ चला गया। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट का हो गया। एक है सेवरल
कॉर्पोरल पनिशमेंट। जो मुस्लिम एजुकेशन है उसमें पनिशमेंट की बहुत, क्योंकि एक तो ये इनकी एजुकेशन बहुत ही कट्टरतावादी एजुकेशन है, कट्टर होते थे ये लोग। तो यहाँ पर जो अगर किसी बच्चे से यहाँ पर बहुत कठोर दंड दिया जाता था, मुस्लिम जो एजुकेशन थी उसमें कठोर दंड दिया जाता था। बहुत ही बच्चे को से मिस्टेक होने पर, बच्चे से कोई भी किसी भी तरह की गलती होने पर उसको शारीरिक दंड दिया जाता था, और शारीरिक दंड भी, यातनाएं दी जाती थी बहुत ही गंदे तरीके से। उसको एक पहले एक मुर्गा बना दिया जाता था, और उसको मुर्गा बना के उसके ऊपर ईंटें रख देते थे कुछ टाइम के लिए, या एक लेग पे खड़ा कर देना, घंटों धूप में खड़े कर देना, पेड़ पे उल्टा लटका देना, डंडे से पिटाई करना। इतनी गंदी और इतनी ऐसी पनिशमेंट थी जो कि बच्चों की साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती थी। वो मनोवैज्ञानिक जिसे कहेंगे हम, कहते हैं ना, जो साइकोलॉजी बच्चे की चेंज हो जाती थी कि बच्चा पढ़ने के लिए जाना ही नहीं चाहता। अगर हम कहते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होना चाहिए, तो उस टाइम इन्होंने जो दंड व्यवस्था इनकी कठोर थी सिखाने की, क्योंकि ये सिर्फ रटाने पे विश्वास करते थे, और मतलब रटाते थे। और इनकी जो कठोर पनिशमेंट थी, अगर बच्चा किसी चीज को मतलब याद नहीं कर पाता था तो बहुत गंदी यातनाएं इनके उसमें दी जाती थी, या बहुत ही बैड उसका साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार किया जाता था। इसका एक और रीजन था, क्योंकि इस टाइम पे किसी भी तरह की जो स्टेट ने व्यवस्था नहीं की थी। जैसे कि अगर हम आज देखते हैं, आज हमारे सिस्टम में एक व्यवस्था है कि आप बच्चे की साइकोलॉजी के अनुसार पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी की, जिस जैसा चाइल्ड है उसी के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किया जाए। यहाँ पर किसी भी तरह का मुस्लिम एजुकेशन में दंड विधान नहीं किया गया। कोई भी किसी का, कहते ना, कोई नापतोल नहीं की गई कि भाई हाँ आज की डेट में बच्चे को एक टीचर एक जो वो है डंडे से नहीं मार सकता है, लेकिन उस टाइम पर बहुत गंदी यातनाएं दी गई। इसलिए ये एक इसका बहुत बिग डिमेरिट था। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। मुस्लिम काल में जो स्त्रियां थी उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति, और स्पेशल हिंदू स्त्रियों की तो बहुत ही दशा खराब हो गई थी। उसका उनको क्या था कि जितने भी मुस्लिम शासक आए, बाहर से आए, और वो बाहर से आए और उन्होंने जो हमारे यहाँ पर भारत में हिंदू स्त्रियां थी या हिंदू लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इनके टाइम में पर्दा प्रथा, जितनी भी प्रथाएं आई, और ये मिडेवल जो हमारा काल था उसी के बाद से ज़्यादा शुरू हुई। अब इन्होंने ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू स्त्रियां, ये मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लड़कियों की भी एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। मुस्लिम लड़कियों की भी एजुकेशन नहीं होती थी, बट कुछ जो इनकी बड़ी अमीर लोगों की लड़कियां थीं, अमीर शासकों की या अमीर लोगों की जो वो होती थी, लड़कियां होती थी, उनको एजुकेशन की व्यवस्था घर में करा दी जाती थी। लेकिन क्योंकि सभी के पास पैसा नहीं होता था, सभी के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो यहाँ पर बहुत ही कम रेशो है कि यहाँ पर जो स्त्रियों की शिक्षा इनके काल में नहीं मिलती है। और जो उस टाइम अगर वैदिक काल और पोस्ट वैदिक काल और बुद्धिज्म में जो लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी, वो भी, उनकी भी एजुकेशन रोक दी गई, उनकी भी एजुकेशन को खत्म कर दिया गया इस मुस्लिम काल में। नेक्स्ट है
और ना ही कोई व्यवस्था स्कूल या इंस्टीट्यूशन खोले गए स्पेशल लड़कियों के लिए कि अगर हम उनको बॉयज से अलग करके पढ़ाएं या उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन खोल दें कहीं, वो व्यवस्था भी इस काल में नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों ने धर्म को तो प्रधानता दी, पूरी एजुकेशन में इन्होंने, इनकी जो एजुकेशन थी धर्म प्रधान एजुकेशन थी, लेकिन इन्होंने स्पिरिचुअलिटी, है ना, जो पारलौकिक, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, पारलौकिक दुनिया की हम बात करते हैं, रिलीजियस बेस इनकी एजुकेशन थी, सिर्फ धर्म पे फोकस किया। इन्होंने कोई भी ऐसी उस डेवलप नहीं किया जिससे कि उसको ये आध्यात्मिक विकास, जो छात्रों का आध्यात्मिक विकास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने भोग विलासता, जो लौकिक जीवन है उसी की बात करी। इनकी शिक्षा जरूर धर्म बेस्ड थी, इन्होंने क्योंकि कुरान की आयतें रटा देते थे, ये कुरान को रटा तो देते थे, इनको मतलब नहीं था कि उसको बच्चे को उसका मीनिंग आए या नहीं आए, जो उसकी आयतों को रटा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन्होंने इनके मतलब था कि बस वो बच्चा रट जाए, लेकिन उसके अंदर जो है वो धर्म से, धर्म की चीज़ों को, सिर्फ धर्म को बेस मान के ही इन्होंने एजुकेशन दी, और स्पिरिचुअलिटी का कोई भी आध्यात्मिक विकास नहीं किया बच्चों का इन्होंने। और ठीक है, मतलब आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। अब है इसमें नेक्स्ट, कुछ और भी है क्या? अब जो मुस्लिम एजुकेशन का एक और नेगेटिव इफेक्ट था कि जब ये मुस्लिम शासक, मुस्लिम जो एजुकेशन की व्यवस्था इन्होंने की, तो यहाँ पर यहाँ जितने भी मकतब मदरसे थे, तो उसमें ये एजुकेशन को कहते ना, बच्चे के लिए समझना किसी भी चीज को बहुत जरूरी है, लेकिन इन्होंने रट्टाफिकेशन पर बल दिया, इन्होंने सिर्फ कुरान की आयतों को रटा दिया, उसकी मीनिंग क्या है बच्चों को नहीं समझाया। बच्चों के अंदर क्या हुआ, उनकी मेमोराइजेशन तो उनको हो गई कि भाई उनकी जो याददाश्त है वो तो सटीक हो गई कि भाई बहुत उनको चीजें याद रहने लगी, बट उनकी जो तर्क शक्ति, जो चिंतन शक्ति है, जो लॉजिक बच्चे की जो डेवलप होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ पर इनके एजुकेशन में नहीं हुई। ये भी एक इनका डिमेरिट था, जो कि बच्चों को नहीं, मतलब डिमेरिट था, जिससे कि बच्चों का अपना लॉजिक बच्चे नहीं लगा पाए। तो ये थे आज मुस्लिम काल के डिमेरिट्स, मुस्लिम जो शिक्षा व्यवस्था थी। और इसमें शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम काल में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये इसके डिमेरिट्स हमने आज देखे कि कैसे मुस्लिम शासकों ने क्या शिक्षा की व्यवस्था में कहाँ कहाँ ये इन्होंने चूक की, ये सारी हमने आज की क्लास में देखा और पढ़ा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। और आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुष्ठान है, इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।